हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एनिमे सीरीज जिसका नाम है डीमन सेलर। और हाँ, इसे आप किमित्सु नो याइबा के नाम से भी बुला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के सीजन 1 के बारे में कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जिस वजह से ये एनिमे सीरीज आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो अब इसकी पूरी की पूरी डिटेल में जाने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये शो हुलू पर देखने के लिए मिल जाएगा और इसके पूरे सीजन 1 में टोटल 26 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 20 से 30 मिनट की ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल कर यही आता है कि क्या आपको ये एनिमे शो देखना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो ये शो एक डिसेंट वॉच है जिसे मेरे हिसाब से आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मेरी राय में मैंने इस शो को कुछ इसी तरीके से एंजॉय किया है। यानी कि ये शो मेरी मस्ट वॉच की कैटेगरी की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता और न ही एनिमे के मास्टरपीस में। वेल, तो मैं ये बात यहाँ पर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इस शो की हाइप इतनी ज्यादा है कि लोग इस शो को एनिमे की सीरीज में एक मस्ट वॉच शो भी कहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में उन सभी के सभी डाउट्स को अपने हिसाब से क्लियर करने वाला हूँ और एक हिसाब से इसका रिव्यू भी आपको देकर मैं अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। और अब बात करें इसके डब की, तो इस शो को उसकी ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी डब किया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसकी ओरिजिनल जापानीज लैंग्वेज ही ज्यादा अच्छी है, जिससे आप सबटाइटल की मदद से देखकर काफी आसानी से समझ सकते हो। और ओरिजिनल लैंग्वेज की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे इसकी इंग्लिश डब इतनी भी ज्यादा खास नहीं लगी है, बट कुछ लोगों के लिए इसकी इंग्लिश डब काम चलाऊ तो बनती है। वेल, तो जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी मैंने वो स्टार्ट में दे दी और अब बढ़ते हैं इसकी प्लॉट की तरफ कि इसकी कहानी का पूरा फोकस कमाडो फैमिली के 2 मेंबर्स पर किया जाता है, जिनमें से एक तंजीरो है जिसके पिता के मरने के बाद घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई है और वो एक अच्छा खासा मेहनती बच्चा भी है जो माउंटेन्स पर रहते हैं। और इसके अलावा कमाडो फैमिली में दूसरा फोकस किया गया है किंजोरो की छोटी बहन नियोजिको पर। और इस कहानी में टाइटल के हिसाब से डीमंस भी है जो रात के वक्त निकलकर लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें हंट करने के लिए डीमन सेलर्स भी। और ऐसे ही एक दिन जब किंजोरो अपने घर से काफी दूर कमाई के लिए टाउन में जाता है तो वो एक रात अपने घर पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते वो रास्ते में ही किसी नोन पर्सन के घर पर रुककर सुबह तक का वेट करता है। और सुबह जाने के बाद तंजीरो देखता है कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स मारे गए हैं, सिवाय उसकी छोटी बहन निजोकी को छोड़कर जो अधमरी हालत में है। लेकिन फिर क्या, नियोजो डीमन बन जाती है, जिसमें अब भी कुछ अच्छा ही बाकी है। और अब कहानी की जो भी स्टोरी मैंने आपको बताई है वो स्पॉइलर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ इस शो के पहले एपिसोड में ही होता है। यानी देखा जाए तो कहानी का पूरा फोकस कंजीरो की जर्नी पर है। यानी कि उम्मीद जो कंजीरो के कैरेक्टर को है अपनी बहन निजोकी को लेकर कि उसे ठीक भी किया जा सकता है, क्योंकि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, खास करके उसके फैमिली के एंगल को लेकर। इसलिए वो अब जो बचा है यानी कि उसकी छोटी बहन उसे ही ठीक करना चाहता है। और यही चीज कंजीरो से इस सीरीज में बहुत कुछ करवाती है। जैसे कि पहले वो अपनी फैमिली को पालने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन अब वो अपनी बहन को बचाने के लिए डीमन सेलर तक बन जाता है, जो कि ऑब्वियसली डीमन को हंट करते हैं। लेकिन ये जर्नी किंजीरो के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। और ऊपर से उसकी छोटी बहन जो कि एक डीमन बन चुकी है, अगर उस पर किसी भी डीमन सेलर की नजर पड़ी तो वो उसे देखते ही मार देंगे। यानी किंजोरो को अपनी बहन को उन सभी से छुपा कर रखना है और यहाँ तक कि उसका क्योर भी ढूंढना है, जो उसे कैसे मिलेगा। उन्हीं सभी डिटेल्स को जानने के लिए आपको देखना होगा डीमन सेलर का पहला सीजन, जिसे 26 एपिसोड्स होने के बावजूद भी पूरी तरीके से बिल्कुल भी खत्म नहीं किया गया। जी हाँ, लेकिन अगर आप इसके सीजन 1 को खत्म कर ये सोच रहे हो कि इसके सीजन 2 में भी इतने ही सारे एपिसोड्स होंगे, वेल, तो आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि इसके सीजन 2 को एक्चुअल में एक फिल्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका पूरा टाइटल डीमन सेलर किमित्सु नो याइबा द मूवी मेगन ट्रेन है। और इस फिल्म को इसी साल अक्टूबर के मंथ में रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कोविड की सिचुएशन को देखकर हो सकता है कि इसकी रिलीज डेट में कोई ना कोई चेंजेस किए जाए। और टाइटल से ही फिल्म का पूरा प्लॉट हमें ये बता देता है कि फिल्म का सीक्वल पूरी तरीके से फोकस एक ट्रेन जर्नी पर करेगा, जिस जर्नी में डेफिनेटली किंजोरो के कैरेक्टर में काफी सारे चेंजेस आएंगे, खास करके उसकी फायर ब्रीथ को लेकर, जो उसे शायद वहाँ पर रिनगोकू सिखा दे, जो एक्चुअल में असीरा ग्रुप का मेंबर है। अब डेफिनेटली ये सारी की सारी डिटेल्स आपको बिना इस सीरीज को देखे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसके अलावा इसकी फिल्म में हम इनमू नाम के कैरेक्टर के विलन को भी देखने वाले हैं। और हाँ, उसके साथ बाकी और दूसरे विलन्स भी होंगे, जिन्हें वहाँ पर भेजने का काम डेमन सेलर के सबसे मेन विलन मुजान ने किया है, जिसके लुक को देखकर डेफिनेटली आपको माइकल जैक्सन की तो याद आएगी ही, क्योंकि अब तक इस कैरेक्टर से रिलेटेड इस सीरीज में कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया। बट एक बात तो पक्की है कि आगे चलकर जब इस कैरेक्टर की पूरी डिटेल्स को रिवील किया जाएगा और हाँ, इसकी पावर्स को भी, तो वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बस अपने शांत फॉर्म में ही लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर सकता है। और जब ये अपने असली पूरे डीमन फॉर्म में होगा तो डेफिनेटली ये सब पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। तो अब इसके फिल्म के टॉपिक को छोड़कर आते हैं फिर से इसकी सीरीज पर। तो पहले तो इसके सारे के सारे अच्छे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जिनमें से सबसे पहली तारीफ ऑब्वियसली इसकी एनिमेशन स्टाइल की होगी, जो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमाल का है, जिसे मैंने मेरे हिसाब से तो अटैक ऑन टाइटन के बाद एंजॉय किया है। और ये सारे के सारे मोमेंट्स आपको इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ इसके एक्शन सीन्स में ही नजर आएंगे।
आएंगे और उस वक्त आप इसके बैकग्राउंड से लेकर कैरेक्टर तक की डिटेल्स पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हो, जो आपके ध्यान को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करती, जो ज्यादातर तो एनिमेज में होता है। लेकिन यहाँ पर डिटेल्स इसकी आउटलाइन से निकल कर आती है और इसके कमाल के विजुअल इफेक्ट्स, जिसकी टेक्निक आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और उसके अलावा जिस तरीके से इसकी मांगा की एडेप्टेशन कर सारे के सारे कैरेक्टर्स को भी बनाया गया है, वो भी देखने में हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा बात करें इसके बीजीएम की, तो इसका बीजीएम भी कमाल का है, सिवाय इसके साउंड ट्रैक को छोड़कर, जो मुझे कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं लगे। और इसके अलावा एडिटिंग की भी बात करें तो एडिटिंग भी इस शो की बहुत ही ज्यादा अच्छी की गई है, जिस वजह से ये शो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करता। और उसके बाद आखिरी में निकल कर आता है इसके कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिसमें ज्यादा और पूरा का पूरा फोकस इसके 4 कैरेक्टर्स पर दिया गया है, जिनमें से एक किंजोरो और उसकी बहन निजुको है। और उसके अलावा 2 जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक है इनोसुकी, जो कैरेक्टर हमें दिखने में पहले तो काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी शक्ल हमें एक बोर की तरह दिखाई जाती है, बट बाद में पता चलता है कि बोर बस उसका एक मास्क है और उसके नीचे एक अच्छे दिल का लड़का छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को इस सीरीज में बताया गया है, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि वो एक बीस्ट है और उसकी हरकतें भी इस सीरीज में कुछ वैसी ही है। और यहाँ तक कि जो इस सीरीज का टाइम पीरियड भी सेट किया गया है, उसकी डिटेलिंग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, खास करके अगर आपको जापान की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता हो तो। जैसे कि गांव के लोगों को ये नहीं पता था कि शहर में क्या चलता है, और जब ये कैरेक्टर्स शहर की कोई चीजों को देखते हैं तो उन्हें देखकर इनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बदल जाता है, खास करके ट्रेन। और इसके अलावा मुसान के कैरेक्टर को भी देखकर आपको ये बात भी पता चलेगी कि जापान कितने खुले मिजाज का अपने उस टाइम पीरियड में था। यानी कि इस शो की छोटी छोटी डिटेल्स पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है ताकि ये शो बहुत ही ज्यादा बेस्ट बनाया जाए। और अब बात करें इसके चौथे और आखिरी कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर का नाम है जेनित्सु, और ये कैरेक्टर आपको सीरीज में बहुत ही ज्यादा इरिटेट करेगा, लेकिन इसका एक अलग वर्जन आपको इस कैरेक्टर को भी लेकर काफी सोचने पर मजबूर कर देगा। बट जैसे कि मैंने कहा, ये कैरेक्टर डेफिनेटली कॉमेडी के लिहाज से तो आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाला है। और इन सब को छोड़कर डीमंस की स्टोरी पर भी एक अच्छा खासा फोकस दिया गया है, वो भी काफी छोटे और क्विक टाइम के लिए, जिस वजह से हम उन डीमन से भी बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं। और इसके सीजन 1 के सबसे बेस्ट एपिसोड की बात करें तो वो है इसका एपिसोड नंबर 19, और उसी एक एपिसोड में इस शो को पूरी तरीके से लोगों के सामने बिल्कुल बेस्ट बना दिया गया, खास करके दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी को लेकर, जिनमें से एक कैरेक्टर अपनी फैमिली को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और दूसरा बस एक फेक फैमिली के पीछे भाग रहा है। अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो चीज तो आपको उसके एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगी। और हाँ, उसी एपिसोड में इसके एक्शन भी लाजवाब है। तो अब मैंने इस शो के इतने सारे अच्छे पॉइंट्स गिनाए हैं, तो फिर आप यही सोच रहे होंगे कि मैंने इस सीरीज को मास्टरपीस क्यों नहीं कहा। वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी कहानी, जिसमें मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा दम बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट इसकी कहानी आपको एक हिसाब से मांगा सीरीज की एडेप्टेशन सीरीज जोजोस बिज़ार एडवेंचर की भी याद दिलाएगी, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। बस डीमन स्लेयर में कैरेक्टर को थोड़ा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, बट फिर भी उनमें से काफी सारी चीजें जोजोस बिज़ार एडवेंचर से बहुत ज्यादा मिलती है, और यही इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। तो अगर आपने जोजोस बिज़ार एडवेंचर देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो डेफिनेटली उनकी नजर में डेमन स्लेयर 2019 की एक बेस्ट एनिमे सीरीज है। तो चलिए अब इस सीरीज की बाकी डिटेल्स मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके एक्शन बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग मैं सीधे 5 में से 4 स्टार की रखूंगा। और बात करें कॉमेडी की, तो इस सीरीज में काफी सारे डार्क पोर्शन होने के बावजूद भी कॉमेडी के एंगल डाले गए हैं जो हमें कुछ हद तक इरिटेट करते हैं, लेकिन इनोत्सुके कॉमेडी के उस लेवल को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से संभालता है, ना कि जेनित्सु का कैरेक्टर। इसलिए कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से सिर्फ 1 स्टार की। और अब ड्रामा और सस्पेंस की बात करें तो इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 2.5 स्टार की। जी हाँ, 5 में से 2.5 स्टार। वेल, इसका सस्पेंस तो अच्छा है, जिनमें से काफी सारी डिटेल्स को अब तक रिवील नहीं किया गया, जिन्हें डेफिनेटली इसकी फिल्म और बाकी सीजन के लिए बचाकर रखा गया है। और इसके अलावा बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा की रेटिंग इसलिए कम है क्योंकि काफी सारी अच्छी चीजों को इसकी वीक स्टोरी लाइन के चलते पूरी तरीके से ढकने की कोशिश की गई है, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं ढकती। और अब सीधे आ जाए इसके हॉरर और थ्रिलर पर, तो इस कैटेगरी में मेरी रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनेगी, जिन्हें ये शो अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। और यहाँ पर मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये शो बच्चों के साथ बैठकर देखने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें वायलेंस से भरे हुए सीन बहुत सारे हैं, ना कि कोई न्यूडिटी। तो चलिए अब बात करते हैं मास्टर्स ऑडियंस की, और मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे A+ की बनेगी, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग सीधे A की बनती है, क्योंकि क्रिटिक्स को भी ये शो पसंद आ रहा है। और मेरी रेटिंग की बात करें तो मेरी रेटिंग इस शो के लिए A- की है, जिन्हें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी बाकी चीजों को ध्यान में रखकर दिया है, जिनमें खास करके इसके एक्शन ही इंक्लूड होंगे, और हाँ, इसके विजुअल इफेक्ट्स भी। कल तो ये मेरी पूरी के पूरी पर्सनल राय है डेमन स्लेयर की एनिमे सीरीज को लेकर, कि मुझे ये शो कितना ज्यादा पसंद आया है। और मुझे पता है मेरी इस राय से काफी लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन्हें एक बार तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर देखना ही चाहिए। खैर, तो अब अगर आपने इस एनिमे सीरीज को पूरा देख लिया है तो आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइए।
बताइएगा कि अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे दूसरी किसी वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।